जो मटेरियल हम पहले पढ़ चुके हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने काई स्क्वायर रिवाइज किया, फिर पिछली क्लास में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पी और जी टेस्ट को रिवाइज किया। तो आज कोरिलेशन हमारा टॉपिक है। तो कोरिलेशन की थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल वर्क को थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन करता हूँ, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक पे तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट लेते हैं। जी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बच्चे, वॉइस क्लियर है? सर ये आवाज बहुत कम आ रही, कोई समझ नहीं लग रही। जी अब आवाज़ ठीक है? जी सर, अब बेहतर है पहले से काफी। तो कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई टॉपिक क्वेश्चन डिमांड करता है तो आप पूछ लें। हाँ, अब आवाज़ ठीक है? जी सर, अब आवाज सही आ रही, क्लियर आ रही। तो कोरिलेशन हमारा टॉपिक है आज का। और आपको याद है लास्ट टाइम हम काई स्क्वायर का टॉपिक कर रहे थे, तो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं जो बोलूँ उसको नोट कर लेते हैं, इस तरह काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की। तो उस पे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव इन नेचर हों, तब उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और उसी जगह पे मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे वेरिएबल क्वांटिटेटिव इन नेचर हों, तो उन वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपस में काफ़ी क्लोज हैं, इसीलिए आज बात हम कोरिलेशन पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने काई स्क्वायर पे बात कर ली थी, तो आज कोरिलेशन को हम देखते हैं। कि अब आवाज़ ठीक है? जी सर, अब आवाज सही आ रही। तो ये जो टॉपिक हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये मैंने वही बुक यूज़ की है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप कोशिश करें कि इस बुक का ये चैप्टर खोल के, तो ये थ्योरी जो है वो आप इसको देख लेना बाद में। चैप्टर नंबर 10 है। तो आज हम 2-3 बातें यहाँ कवर करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन क्या है, डायरेक्शन कोरिलेशन की कैसे हम देखते हैं, फिर कर्वीलिनियर कोरिलेशन क्या होता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो ये चार जो हमारे कंटेंट्स हैं ये हम इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इट इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये कोरिलेशन की सादा सी और आसान सी डेफिनेशन है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, तो जब हम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो फिर हम उस रिलेशनशिप की मैग्नीट्यूड भी देखना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे हम कहते हैं कि जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, तो जैसे जैसे उनकी हाइट ग्रो करती है वैसे वैसे उनका वेट भी ग्रो करता है, यानी हाइट और वेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अब रिलेशनशिप तो है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस कदर वो आपस में हाईली कोरिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। यानी जब वेरिएबल्स के दरमियान हम स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तब हम उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी मैंने मैनुअली आपको
डायग्राम्स पिक्चर शो की थी कोरिलेशन फाइंड करने के लिए और स्ट्रेंथ बताने के लिए। तो अभी हम इस बुक की हेल्प से भी जो हमें मटेरियल मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस में ईयर्स ऑफ स्कूल और वाई एक्सिस पे इनकम। ये फिगर ए है। फिगर बी में उसी तरह ईयर्स ऑफ स्कूल और इनकम इन थाउजेंड्स। तो यूनिट यहाँ पे डॉलर है। और पहली फिगर जो है वो मेल के लिए और जो दूसरी फिगर है वो फीमेल के लिए। तो ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है तो इसमें हम ये बात समझते हैं कि जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की एजुकेशन बढ़ती जाएगी, जितना वो हाईली एजुकेटेड होगा तो चांस है उतनी ही उसकी अर्निंग या उसकी इनकम ज़्यादा होगी। हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो ऑन दी एवरेज ज़्यादा अर्न करते हैं, ज़्यादा कमाई करते हैं। ये डेटा। तो यहाँ तक अगर हम स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करें, स्टैटिस्टिक्स यूज़ ही ना करें, तो इतना रिलेशनशिप तो सोसाइटी ऑलरेडी जानती है कि अगर एजुकेशन बेहतर है तो इनकम बेहतर होगी। तो ये तो हर कोई जानता है, उसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी। बट अब उसको ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की इस सूरत में जब उसको क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगी कि कितना रिलेशनशिप है, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मॉडरेट किस्म का रिलेशनशिप है या वीक किस्म का रिलेशनशिप है। तो ये हम विदाउट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकते। तो अब ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें आप देखें, ये जो दरमियान में डॉटेड लाइन है तो इसमें जो ट्रेंड है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यानी जैसे जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ती जा रही है, अगर आप एक्स एक्सिस पे गौर करें, ईयर ऑफ स्कूल अगर 10 साल एजुकेशन है तो देखें ये इनकम का लेवल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 10 साल है तो इनकम यहाँ तक आ रही है। अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग 12 साल तक चलेगी, यानी इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो जो अर्निंग है वो यहाँ तक होगी। इसी तरह अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 14 ईयर्स है तो फिर अर्निंग का लेवल ये वाला हो गया। अगर ईयर जो अर्निंग है वो 16 ईयर्स तक है तो इनकम ये इस तरह से हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे इनकम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो दूसरी फिगर में देखें फीमेल के लिए, तो इसी तरह अगर 10 साल एजुकेशन है तो इनकम का लेवल ये नज़र आ रहा है। 12 साल एजुकेशन के लिए इनकम का ये लेवल, अगर किसी ने बैचलर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये इनकम का लेवल, और अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है तो ये इनकम का लेवल। तो कम से कम इतना हमें यहाँ क्लियर है कि जो ट्रेंड हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। आपको यहाँ से ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है। सो ये डायग्राम देखते हुए फ़ौरन हम समझ गए कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी ईयर ऑफ स्कूलिंग और इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात और देखें, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस देखें यहाँ पे कि जो पहली फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें जो ये डॉट्स हैं वो इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए हैं। डॉट जो हैं ये इस लाइन से, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली लाइन, इससे ये काफ़ी दूर दूर पॉइंट्स हैं। ये मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये जो ऊपर को इंक्रीज करती जा रही है, तो जो डॉट्स हैं वो इससे काफ़ी दूर दूर है। दूसरी फिगर में अगर आप देखें तो इधर इस लाइन से जो डॉट्स की डेविएशन या फ्लक्चुएशन है वो कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो लाइन के क्लोज क्लोज हैं।
तो ये भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट मैंने इस फिगर को और इस फिगर को देखते हुए ये कहा कि जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है और जो इनकम है इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि ये ट्रेंड अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ट्रेंड इंक्रीज करता जा रहा है और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जा रहा है। सो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो दूसरी बात हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो दूसरी फिगर में क्लोज क्लोज हैं। सो हम कहेंगे कि जो दूसरी फिगर है यानी फीमेल वाली, तो उसमें जो रिस्पांस है वो ज़्यादा रिलायबल है। यानी यूँ कह लें कि अगर मेल पर्सन की स्कूलिंग बढ़ जाए या एजुकेशन बढ़ जाए तो जो इनकम बढ़ने का चांस है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। हो भी सकता है कि इनकम अच्छी हो और मे बी इनकम अच्छी ना हो, लेकिन अगर एक फीमेल ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसकी इनकम का जो चांस है बढ़ने का वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी रिलायबल है। तो मतलब फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो इफ़ फीमेल इज़ हाईली एजुकेटेड देन शी हैज़ अ मोर बेटर चांस ऑफ मोर अर्निंग। अगर एक फीमेल ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। तो ये डायग्राम से हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप को देख लिया। अब इसके बाद डेफिनेशन आ रही है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। A positive correlation indicates that respondents getting high scores on the X variable also tend to get high scores on the Y variable। यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है, कन्वर्सली रिस्पोंडेंट्स हु गेट लो स्कोर्स ऑन एक्स आल्सो टेंड टू गेट लो स्कोर्स ऑन वाई। अगर एक वेरिएबल कम वैल्यूज़ या कम स्कोर अटेन कर रहे तो दूसरा वेरिएबल भी कम स्कोर अटेन करेगा। तो ऐसी रिलेशनशिप को पॉजिटिव कहते हैं। यानी अगर एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी तरफ वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती है तो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक तरफ वेरिएबल की वैल्यू कम होती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कम होती है तो वो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ती जाएगी तो एनुअल इनकम भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग कम होती जाएगी तो एनुअल इनकम कम होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। देन नेगेटिव रिलेशनशिप या कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज कर जाए, या एक दूसरे वेरिएबल की इंक्रीज करे और पहले की डिक्रीज कर जाए, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उसकी वजह से कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो ये एग्जांपल हाईलाइट की हुई है। अ मोर लाइकली एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द डिग्री ऑफ प्रीजुडिस अगेंस्ट मिनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब सिंपल ये ले लें कि अगर मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, कोई पेशेंट है, अगर उसकी एजुकेशन ज़्यादा होगी तो उसके पास जो डिज़ीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा होगी। या यूँ कह लें अगर उसकी एजुकेशन ज़्यादा है तो जो डिज़ीज़ का रिस्क है वो कम हो जाएगा। अगर वो हाईली एजुकेटेड है, उसको पता है हेपेटाइटिस इन वजूहात से होता है, तो फिर उसकी डिज़ीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, वो एहतियात बेहतर कर लेगा। यानी अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी एहतियात अच्छी होगी, जिसकी वजह से उसको डिज़ीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। एजुकेशन ज़्यादा है तो डिज़ीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। तो एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी कम है, सो नेगेटिव कोरिलेशन। ये डायग्राम देख रहे हैं हम, ईयर ऑफ स्कूलिंग है और इनकम है, जैसे पिछले पेज पे हमने देखा। तो ये हमें बता रहे हैं कि जैसे जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकम
बढ़ती जा रही, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। दूसरी फिगर में देखें तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इसको डिक्रीजिंग मैं कैसे कह रहा हूँ, ये हम इसको ज़रा थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे ये शुरू में हम बात करें, अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग 10 साल तक है तो प्रीजोडस स्कोर जो है या जो रिस्क है वो ज़्यादा है डिजीज़ का। अगर एजुकेशन कम है तो डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह अगर एजुकेशन अब ज़्यादा होगी, 12 साल की होगी, तो जो रिस्क है वो कम हो गया। एजुकेशन ज़्यादा हो गई तो रिस्क कम हो गया। फिर अगर एजुकेशन उसकी ग्रेजुएशन तक है, एजुकेशन में मज़ीद इजाफा हुआ तो रिस्क और कम हो गया। सिमिलरली अगर उसकी एजुकेशन का लेवल मास्टर तक है तो फिर उसकी जो रिस्क है वो अप्रॉक्सीमेटली वो भी इन डॉट से लग रहा है कि वो भी कम हो गया। तो अब देखिए डायग्राम जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। सो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। ये इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग होता जा रहा है। सो ये नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लें। उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज -1 से +1। अब ये कुछ कट्स आपको बताए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोरिलेशन का आंसर -1 आएगा तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह अगर -0.6 से 1 के दरमियान में आएगा तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, जो डायग्राम आपको दिखाई जा चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डेविएशन हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें कंफर्म है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, अगर कोरिलेशन का आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे नो कोरिलेशन, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह अगर -1 आ रहा है तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव, और अगर 0.5 से ऊपर वैल्यू आएगी तो हम उसको स्ट्रॉन्ग की सेंस में लेते जाएंगे, और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 के क्लोज होती जाएगी तो हम उसको वीक रिलेशनशिप में लेते जाएंगे। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो वो आप साथ ही क्लियर कर लें। तो दूसरी तरफ साइन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर देंगे। 0 पे उसी तरह नो कोरिलेशन, +1 पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसी तरह 0.6 से ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, और जितना 0 के क्लोज होता जाएगा उतना वीक और मॉडरेट रिलेशनशिप शो करेगा। अब लास्ट पे ये कर्वीलिनियर देख लें आप। तो अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो डेली टेलीविज़न व्यूइंग जो है उसका ये ट्रेंड दिखाया जा रहा है। ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ी अच्छी एग्जांपल ली गई है। एज है तो एज में आप देखें यहाँ पे शुरू के जो तकरीबन 10, 12 या 13 साल का जो ड्यूरेशन है किसी का, तो उस पे उसके पास टाइम होता है और उसका शौक इंटरेस्ट होता है टेलीविज़न देखने में, तो वो ट्रेंड आपको ये इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है। इसके बाद वो कॉलेज चला गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ उसकी चली, तो या उसको जॉब सीख करने के लिए निकलना पड़ा, मसरूफियत बढ़ गई, तो टेलीविज़न वाचिंग टाइम जो था वो कम हो गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर बाद में उसकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई, शादी वगैरह हो गई, जॉब मिल गई, अब वो इजी है, सेटिस्फाइड है, अब वो रिलैक्स है, तो लेयर टाइम है उसके पास, और अब उसका टेलीविज़न टाइम जो देखना है वो इंक्रीज़ कर दिया। तो शुरू और एंड पे उसके पास टाइम था, तो टेलीविज़न देखने का जो उसका
टाइम ड्यूरेशन था वो इंक्रीज़ कर गया, दरमियान में उसे मेहनत करना और उसको पढ़ना और मसरूफियत थी कमाई वगैरह करने की, तो वहाँ पे उसका जो ट्रेंड था वो डिक्रीज़ कर गया। तो शुरू में इंक्रीज़ हुआ, दरमियान में फॉल कर गया, फिर इंक्रीज़ कर गया, तो ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए गिव अ एग्जांपल ऑफ कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, तो ये बेस्ट एग्जांपल है देने के लिए। जी, इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल आ रही है इसको हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल एक ली गई है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, 8 चाइल्ड हैं और उनकी हाइट इंचेस में मेजर की गई और वेट उनका एलबी में मेजर किया गया। तो हाइट और वेट के दरमियान हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ ठहरते हैं और थोड़ा थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। तो शुरू में मैंने कहा था कि जो कोरिलेशन है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान फाइंड करते हैं। तो आप देखें हाइट भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, वेट भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो कोरिलेशन जो है वो सूट करेगा। तो ये कोरिलेटेड डेटा हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो वही फार्मूला जो आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी, अगर आपको याद है जो हमने यूज़ किया था। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको स्केच ड्रॉ कर देता हूँ आसानी के लिए। तो आपको याद है हमने एक्स का एक कॉलम बनाया था, एक्स वेरिएबल की एंट्रीज लिखी, फिर हमने वाई वेरिएबल की एंट्रीज लिखी। तो ये तो आपको गिवन होगा, जिस तरह अभी हाइट और वेट गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। फिर आपने एक्स का स्क्वायर ले लेना है, एक्स की हर वैल्यू का, और फिर वाई की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेना। तो इस तरह से आपने ये डेटा जो था इसके कॉलम बना लेने, यानी एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, एक्स वाई का कॉलम, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये सब कॉलम्स के एंड पे आपने टोटल कर लेने। मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल दी हुई है आपको, होपफुली आप बात समझ रहे होंगे। तो वो सारे टोटल लेके आपने इस फार्मूले में पुट कर देने, स्मॉल आर वाले फार्मूले में। आपको याद है स्मॉल आर इक्वल्स टू, हमारे पास था फार्मूला क्या था, एन समेशन एक्स वाई। तो ठीक है, फिर माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, फिर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो ये आप लोग कर लेंगे। तो इससे आपने अपनी वैल्यूज़ को चेक किया, कोरिलेशन की क्या वैल्यूज़ आ रही। तो हम देखते हैं इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जब इस पे ये फार्मूला यूज़ किया इन्होंने, दूसरा फार्मूला यूज़ किया है एक्स माइनस एक्स बार वगैरह वगैरह। तो इसको आप भले से यूज़ ना करें, जो मैं बता चुका हूँ उसी को यूज़ करें, सेम रिज़ल्ट आएगा। जब सॉल्व किया तो ये रिज़ल्ट आ रहा है प्लस 0.61, यानी सबसे पहले तो हमें पता चला कि हाइट और वेट के दरमियान ये वैल्यू निकल आई। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। तो कोरिलेशन की वैल्यू 0.61 आ रही है। सो इंटरप्रिटेशन लिखते हुए सबसे पहले हमने देखा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक बात। दूसरा आप देखें 0.5 से ऊपर आंसर आ रहा है, तो ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो अब हम कंक्लूड करेंगे और सोसाइटी को हम हेल्प करेंगे कि जो बच्चे हैं उनकी शुरू की जो एज है उसमें हाइट और वेट के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर बच्चों का वेट इम्प्रूव हो रहा है तो हाइट इम्प्रूव हो रही है, हाइट इम्प्रूव हो रही है तो वेट इम्प्रूव हो रहा है, और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप मौजूद है। जी बच्चे, यहाँ तक हमने कोरिलेशन, इसकी डायरेक्शंस पे ग्राफ्स, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन की एग्जांपल, उसको सॉल्व कैसे किया, इंटरप्रेट कैसे किया, ये बातें हमने कर ली। कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक तो वो कर लें। जी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें आप। हाँ ना तो करें, जब आवाज़ आ रही है।
जी सर आ रही है। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, आपने पढ़ा हुआ है और तैयार है, तो ज़ाहिर है क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए ग्रुप मौजूद है, तो आप किसी भी वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा बच्चे थोड़ा अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपनी क्लास एंड करने जा रहा हूँ। और तकरीबन एक तो ये इशू है कि तकरीबन 12 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जिन दोस्तों से आपका राब्ता है उन्हें कहें कि क्लास पढ़ा करें। अगर टाइम का इशू है, टाइम सूट नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 से 3 अपने टाइम पे क्लास ले लूँगा। तो आपकी आसानी जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सितंबर में इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम होना है और प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। उसमें एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सारा कुछ होना है। तो उसके लिए आप लोगों ने बार-बार मेहनत करना है। अभी 10-12 दिन आपके पास हैं, तो जितना अच्छा आप पढ़ लेंगे, उतना अच्छा आप परफ़ॉर्म करेंगे। और इससे बेहतर टाइम नहीं है। शुरू के सेमेस्टर में जितनी जीपीए आप सिक्योर कर लेंगे, उतना आपको आखिरी सेमेस्टर में आसानी होगी। तो मैं अवेलेबल हूँ, ग्रुप में आप क्वेश्चन करें। किसी तरह का लिंक्स आपको दिए हुए हैं, क्लिप्स आपको दिए हुए हैं, तो थोड़ा बुक आपके पास है, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास टाइमिंग में कोई इशू है तो आप ग्रुप में बता दें, तो हम टाइम चेंज भी कर लेंगे। और अगर ये टाइम आप दे सकते हो तो ये भी ठीक है, 8 बजे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।